दोस्तों, यह कहानी 1980 से 1990 के दशक के बीच की है। मास्टर ब्रह्म सिंह जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी दोनों गांव में रहते थे। मास्टर जी की दो बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां बड़ी और बेटा उससे बहुत छोटा था। हालांकि बेटा भी अब तो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा था और एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से उसका विवाह भी हो गया था। दोनों बेटियों के तो बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। बेटे सूरज का भी एक बेटा है, मगर वो अभी छोटा है, लगभग 3 साल का। आज मास्टर जी के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। और वो भी कैसे? क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे सूरज के नए मकान का गृह प्रवेश का पूजा पाठ और पार्टी जो थी। मास्टर जी के बेटे सूरज की दिल्ली की एक बहुत पॉश एरिया में 4 कमरों का फ्लैट खरीदा था, पूरे 80 लाख में। मास्टर ब्रह्म सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी ने इस दिन के लिए न जाने कितने सपने देखे हुए थे। और जब से उन्होंने यह शुभ समाचार सुना था, तब से दोनों तैयारी में लगे हुए थे। गांव के उस छोटे से कच्ची दीवारों और कड़ियों के मकान से निकलकर सूरज जब दिल्ली पढ़ने गया था, तो मास्टर जी ने अपनी पुश्तैनी जमीन का वो आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही जोड़ी जूते और 2 जोड़ी कपड़ों में निकाल दी, ताकि उनके बेटे को कभी यह महसूस न हो कि वह किसी गरीब का बेटा है। यही सोचकर उर्मिला जी ने पुरानी सी हरे रंग की एक सिल्क की साड़ी, जो शायद उनके बेटे के जन्म के समय उनके मायके से उन्हें मिली थी, वह बक्से से निकाली। साथ ही अपना चांदी का वो हार, जिस पर अभी 2 दिन पहले ही फिर से सोने का पानी फिरवाया था। मास्टर ब्रह्म सिंह जी ने पुराने हो चुके अपने चश्मे के लेंस को साफ करते हुए उर्मिला जी से कहा, अरे सूरज की माँ, कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? देखो कितना समय हो गया है, वहां पहुंचने में भी समय लग जाएगा। अभी तो बस पकड़नी है, उसके बाद वहां बस स्टैंड से टेम्पो पकड़कर वहां उस जगह पहुंचना है जहां हमारे बेटे ने अपना नया मकान लिया है। अरे मैं तो तैयार हो ही जाऊंगी, आप तो तैयार हो जाओ, या मुझे ही तैयार होने को कहते रहोगे? मास्टर जी ने भी अपना कलफ लगाया हुआ साफ सुथरा इकलौता कुर्ता पजामा पहनने के लिए निकाला। साथ ही उनके हाथों में एक छोटा सा डब्बा था, जिसमें शिव परिवार की चांदी की एक प्रतिमा थी। यह चांदी की प्रतिमा मास्टर जी ने अपनी कई महीनों की पेंशन में से घर के खर्चों से एक एक पैसा बचाकर आज उन्हीं पैसे से यह शिव परिवार की चांदी की छोटी सी प्रतिमा सुनार के यहाँ से खरीदी थी। दोनों पति पत्नी तैयार होकर बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से बस पकड़ी और बस में बैठकर चल दिए अपने लाडले बेटे की खुशियों में शामिल होने के लिए। जब दोनों पति पत्नी दिल्ली में उस आलीशान अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे, तो उस गगनचुंबी इमारत को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लिफ्ट से होते हुए जब वे 12वीं मंजिल पर बेटे सूरज के फ्लैट के बाहर पहुंचे, तो वहां की सजावट और चकाचौंध देखकर उन्हें लगा जैसे वे सचमुच के स्वर्ग में आ गए हों। वहां तक उन्हें अपार्टमेंट का सिक्योरिटी का गार्ड छोड़ने आया था। गार्ड ने दरवाजे की घंटी बजाई और वहां से चला गया। घर का दरवाजा सूरज की पत्नी बीना ने खोला। बीना हमेशा से ही आधुनिक ख्यालों की रही थी। दिल्ली की पढ़ी हुई लड़की आधुनिक ख्यालों की तो होनी ही थी, और उसे अपने सास ससुर का गांव वाला रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रीना ने एक बनावटी और फीकी सी मुस्कान से उनका स्वागत किया। न कोई नमस्ते, न पैर छूने की कोई औपचारिकता, बस उन्हें अंदर बुला लिया। घर में पैर रखते ही मास्टर जी ने देखा कि वहां पर सूरज के बहुत सारे मेहमान पहले से ही मौजूद थे, जिनमें कुछ विदेशी और हाई सोसाइटी के लोग भी दिखाई दे रहे थे। हर कोई महंगे सूट और डिजाइनर कपड़ों में था। वेटर ट्रे में महंगे ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे थे।
सूरज भी अपने बॉस के साथ खड़ा हुआ हंस हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग हल्का सा उड़ गया। उसे आशा नहीं थी कि उसके माता पिता उसके एक बार बोलने पर ही आधम के, और वो भी इतनी साधारण सी वेशभूषा में। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपने पुराने संस्कारों के चलते माता पिता के पैर तो छू लिए, परंतु उसकी नजरों में इस समय खुशी से अधिक शर्मिंदगी नजर आ रही थी। वह धीरे से बोला, अरे बाबूजी, माँ, आप लोग आ गए। चलिए बाबूजी, आप और माँ अंदर वाले कमरे में बैठिए, यहाँ तो बहुत भीड़ है। सूरज ने उन दोनों को जल्दी से ड्राइंग रूम से हटाकर एक छोटे से गेस्ट रूम की ओर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। और विला जी ने बहुत ही मासूमियत और भोलेपन से आंखों में ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भरते हुए बेटे से कहा, अरे सूरज बेटा, हमें भी तो देखने दे, तेरा ये महल और तेरे इतने सारे मेहमान आए हैं, उनसे नहीं मिलवाएगा क्या हमें? सूरज ने झुंझलाते हुए तनिक कड़वाहट भरे शब्दों में धीरे से कहा, अरे माँ, आप रहने दो, किसी से भी मिलने को, और मकान आप पार्टी समाप्त होने के बाद देख लेना। आप दोनों भी यहाँ ऊब जाओगे। इस सब मेरे ऑफिस के पढ़े लिखे ऊंचे स्टेटस के लोग हैं, उनसे मिलकर आप दोनों क्या करोगे? चलो चलो, आप दोनों अंदर कमरे में चलकर आराम करो। मास्टर जी ने बेटे की इस हड़बड़ाहट और कड़वाहट को महसूस कर लिया, लेकिन उन्होंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। वे दोनों पति पत्नी चुपचाप उस गेस्ट रूम में जाकर बैठ गए। बाहर पार्टी का शोरगुल बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद मास्टर जी को प्यास लगी, तो वे पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकले। डाइनिंग एरिया के पास सूरज अपने बॉस और कुछ खास दोस्तों के साथ खड़ा था। मास्टर जी पानी का ग्लास लेकर मुड़ ही रहे थे कि सूरज के बॉस की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने सूरज से प्रश्न किया, हे सूरज, ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? बॉस ने अंग्रेजी में बोलते हुए सूरज से पूछा। सूरज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ पल के लिए हड़बड़ा सा गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह अपने हाई प्रोफाइल बॉस को कैसे बताए कि ये सीधे साधे पुराने कपड़ों वाले व्यक्ति उसके पिता है। उसने नजरें चुराते हुए दबी हुई आवाज में कहा, अरे सर, वो मेरे गांव से आए हुए एक दूर के रिश्तेदार हैं। बस ऐसे ही आ गए थे मेरा घर देखने। उन्होंने कभी शहर के घर नहीं देखे। बेटे का यह वाक्य मास्टर जी के कानों में पिघले हुए शीशे की भांति उतर गया। उनके कदम वहीं के वहीं ठिठक गए और आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिस बेटे को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर ये दुनिया दिखाई, अपनी उंगली पकड़कर जिसे चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, स्वयं की इच्छाओं को मारकर जिसकी हर इच्छा को एक पिता का फर्ज समझकर प्रेम के वशीभूत हो पूर्ण किया, आज वही बेटा भरी महफिल में उन्हें अपना पिता कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मास्टर जी का दिल किसी कांच के शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गया है, और साथ ही उनके हाथ से वह कांच का गिलास भी छूटकर चूर चूर हो गया और उस गिलास के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उन टूटे टुकड़ों में उन्हें अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य नजर आने लगा और वे चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। सूरज ने नौकर की सहायता से वह कांच वहां से उठवा दिया। जब मास्टर जी कमरे में आए तो उर्मिला जी ने उनका उतरा चेहरा और सी भरी आंखें देखी तो वह घबरा गई और मास्टर जी से बोली, क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मास्टर जी पत्नी से क्या बताते कि बेटे ने एक ही पल में उन्हें बेगाना बना दिया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ नहीं उर्मिला, बस
थोड़ी सफर की थकान है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब पार्टी खत्म होने को आई और मेहमान जाने लगे, कुछ ही मेहमान शेष थे जाने को, जिनमें सूरज के बॉस भी थे। तभी कुछ देर के लिए सूरज माता पिता के पास उस कमरे में आया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। उसने दरवाजा बंद किया और मास्टर जी की ओर मुड़कर तीखे स्वर में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता क्या? आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपने देखा नहीं कि मेरे बॉस कैसे हिकारत भरी नजर से आपको देख रहे थे? मेरी पूरी इमेज खराब कर दी आपने। अरे, मेरी रेप्यूटेशन का थोड़ा तो ख्याल किया होता आपने। और वैसे भी आप आए ही क्यों? जरूरत क्या थी आपको यहाँ आने की? आप लोग मेरे लिए कभी कुछ ढंग का तो कर नहीं सके। मैंने जो किया अपनी मेहनत से किया, और आज यहाँ तक मैं अपनी मेहनत के बल पर पहुंचा हूँ। आज जो मेरी इज्जत है, कम से कम मेरी बनी बनाई उस इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम तो मत करते। बेटे की कड़वी बातें सुनकर मास्टर जी का पूरा जिस्म कांप गया और उन्होंने डबडबाई आंखों से अपने बेटे को देखा। बेटे के कड़वे और तीखे शब्द उनके हृदय को चीर रहे थे। क्या दिया है आपने मुझे आज तक? आज जो भी मैं हूँ, अपनी मेहनत के बल पर हूँ। और अब आप यहाँ ऐसे गंवारू कपड़े पहनकर आ गए, जैसे कोई भिखारी हो। आपको पता है मेरी सोसाइटी के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? सूरज अपने माँ बाबूजी के ऊपर चिल्ला रहा था। बेटे की ये कड़वी और जहर भुजी बातें सुनकर उर्मिला जी रोने लगी और रोते हुए बोली, सूरज बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैंने और तेरे बाबूजी ने अपना पेट काट काट कर तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज तो एक ऊंचे पद पर पहुंचकर इतना नीचे गिर गया कि तू अपने बाबूजी को, उनके कपड़ों को गंवार और देहाती बता रहा है। याद रख, तू भी उस गांव की मिट्टी में ही पैदा हुआ, वही पला बड़ा है। आप तो रहने ही दो माँ। आपने कौन सा मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी छोड़ दी है? आप भी तो ये इतनी पुरानी साड़ी, जिसका पुरानी होने के कारण रंग भी फीका पड़ गया है, ये साड़ी पहन कर आई है। और हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। कोई एहसान नहीं किया आप दोनों ने मेरे ऊपर। आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा किया है, और आज इन्होंने मुझे मेरे ही दोस्त के सामने जलील कर दिया। आप दोनों अभी के अभी मेरे यहाँ से चले जाओ। आप दोनों के लिए यही अच्छा होगा। मैं आप दोनों की मनहूस शक्ल भी अपने इस घर में नहीं देखना चाहता हूँ। अरे, आपसे अच्छे ढंग से तो मेरे नौकर नौकरानी रहते हैं। इतना कुछ अपने माँ बाबूजी को बोलकर सूरज एक झटके से कमरे से बाहर निकल गया। मास्टर जी बिना कुछ बोले, आंखों में आंसू लिए बुत बनकर बिस्तर पर बैठे रहे, मगर उन्होंने अपने वो आंसू आंखों में ही जज्ब कर लिए। वो कहते हैं ना कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान रोना भी भूल जाता है। उन्हें एक वह कहावत याद आ रही थी जो उन्होंने कभी किसी किताब में पढ़ी थी और सुनी भी थी, कि एक इंसान अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा अपमानित तब महसूस करता है जब उसकी संतान उस पर ही उंगली उठाने लगे और उसे नसीहत देने लगे। आज यह कहावत मास्टर जी के जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच बन गई थी। जिस बेटे के लिए मास्टर जी ने रिश्तेदारों, घर परिवार वालों की भी कभी नहीं सुनी, अपनी जमीन तक बेच डाली, बेटे को काबिल बनाने के लिए कितनी मेहनत की, आज उसी बेटे ने उनके वजूद को एक पल में नकार दिया। मास्टर जी ने पत्नी उर्मिला जी से कहा, चलो उर्मिला, यहाँ अब मेरा दम घुट रहा है। ऐसे नालायक बेटे का ये महल उसे ही मुबारक हो। हमें तो अपने गांव का वो कच्चा घर ही भला। रात के 12 बज चुके थे। सूरज के दोस्त और उसके बॉस भी शायद अभी कुछ देर पहले निकल चुके थे। घर में सन्नाटा बस पसरा था। मास्टर जी उठे
और उन्होंने अपना वो पुराना सा बैग उठाया तथा उर्मिला जी से बोली, उर्मिला, क्या सोच रहे? चलो अब यहाँ से। जिस घर में हमारे प्यार और त्याग की कोई कीमत न हो, उल्टे हमें हमारे कपड़ों को लेकर अपमानित किया जा रहा हो, वहां अब रुकने का कोई मतलब नहीं। यह घर अब हमारे लिए नर्क से कम नहीं। और आज से अभी से सोच लेना उर्मिला कि हमारा कोई बेटा नहीं। उर्मिला जी ने आंसू बहाते हुए पति से बिना कुछ कहे अपना सामान समेट लिया। मास्टर जी ने वो चांदी के शिव परिवार का विग्रह और अपनी पेंशन से बचाए हुए कुछ रुपए एक लिफाफे में डालकर टेबल पर रख दिए और उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा पत्र भी लिखकर रख दिया। दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में चुपचाप उस आलीशान घर से निकल गए। बेटे के घर से निकलकर जब वे दोनों पति पत्नी बाहर सड़क पर पहुंचे तो उन्हें बाहर की खुली हवा उस घर की एयर कंडीशनर की हवा से ज्यादा सुकून दे रही थी। अभी वे कुछ ही दूर निकले होंगे कि तभी एक कार पीछे से उनके पास आकर रुकी। उन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी ने मुड़कर पीछे देखा, मगर कार की हेडलाइट उनके चश्मे पर पड़ रही थी, जिसकी चमक के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उस लंबी सी कार से एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बाहर निकला और तेजी से मास्टर जी और उर्मिला जी के पास आया तथा उनसे बोला, अरे मास्टर जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मास्टर जी ने हैरानी से उस व्यक्ति की ओर देखा और असफल प्रयास करने लगे उस व्यक्ति को पहचानने का। एक तो रात, ऊपर से अंधेरा, तो कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा था। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर जी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैंने आपको तभी पहचान लिया था जब सूरज आपको धीरे से डपट रहा था। मगर मैं उस समय यह नहीं समझ सका कि सूरज आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था और आप उसके रिश्ते में क्या लगते हैं। मास्टर जी अभी भी हैरानी से उस व्यक्ति को देख रहे थे। मास्टर जी, हैरान होना छोड़िए और मेरे साथ चलिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, बल्कि यह मान कि आपका बेटा ही हूँ। मास्टर जी, आप मुझे नहीं पहचान पाए। चलो मैं ही आपको याद दिला देता हूँ। आपको याद है मास्टर जी, वो मंगला काकी जो गांव में लोगों के घरों में काम करती थी। मास्टर जी और उर्मिला जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर मास्टर जी को याद आ गया मंगला काकी के विषय में। मंगला काकी गांव की भली महिला थी। मंगला काकी के बेटे और बहू की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हो गई थी। हाँ हाँ बेटा, याद आया। मंगला जो मेरे यहाँ भी काम करती थी। जी मास्टर जी, मैं उन्हीं मंगला काकी का पोता हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु के पश्चात दादी माँ कितनी अकेली हो गई थी, तब आप दोनों ने मुझे और मेरी दादी माँ को संभाला था। मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च समय समय पर मेरी पढ़ाई में भी मुझे निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाकर मेरी मदद करते रहे। और सच कहूँ मास्टर जी, यदि उस समय आप मुझे और मेरी दादी माँ को न संभालते और पढ़ाई में मेरी इतनी सहायता न करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मास्टर जी ने याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, ओ अच्छा अच्छा बेटा, तो वो है मंगला काकी का पोता। बेटा वो क्या है ना, तेरा नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मास्टर जी, मेरा नाम केशव है। हाँ हाँ बेटा केशव, जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। मास्टर जी, मेरे भगवान आप दोनों ही हैं और मैं खुश तभी होऊंगा जब आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मगर बेटा, नहीं मास्टर जी, कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं चलेगा। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। बेटे जैसा सुनते ही मास्टर जी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। उनको यूं रोता देखकर उर्मिला जी को भी रोना आ गया। केशव ने उन्हें दिलासा देते हुए अपने गले लगाया और उनसे अपने साथ चलने को कहा। केशव के बहुत जोर देने पर मास्टर ब्रह्म सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी उर्मिला जी केशव की कार में बैठकर उसके बंगले पर पहुंच गए। मास्टर जी ने देखा अंधेरी रात में भी केशव का बंगला सुनहरी और सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। गेट के बाहर बने छोटे से कमरे से निकलकर चौकीदार ने विशाल गेट खोला और केशव की लंबी कार उस विशाल बंगले के भीतर चली गई।
कार से उतरकर वह तीनों घर के दरवाजे पर पहुंच गए। कार एक बड़ी गैरेज में ड्राइवर ने खड़ी कर दी। केशव ने डोरबेल बजाई तो एक नौकर ने दरवाजा खोला। केशव का घर इतना सुंदर और आलीशान था कि सूरज का घर तो इस घर के सामने बहुत छोटा था। केशव ने मास्टर जी और उर्मिला जी को सोफे पर बैठाया और फिर उन्हें यह बोलकर कि मास्टर जी, आप दोनों यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आया। केशव एक कमरे में गया। शायद वह केशव का बेडरूम था। कुछ ही देर में केशव के साथ गुलाबी रंग के सिल्क की साड़ी पहने हुए एक महिला कमरे से बाहर आई। उसने आते ही मास्टर जी और उर्मिला जी के पैर छुए। मास्टर जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी ने महिला को आशीर्वाद देते हुए प्रश्नवाचक नजर से केशव की ओर देखा। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जी, ये आपकी बहू मालती है। फिर मालती से कहा, मालती, तुम मास्टर जी और माता जी के सोने की व्यवस्था करो। और हाँ, मुझे लगता है इन दोनों ने कुछ खाया नहीं है, तो इनके लिए कुछ खाने की भी व्यवस्था करो। मालती ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी मैं अभी देखती हूँ। आप इनके हाथ धुलवाए, मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ। तभी मास्टर जी और उर्मिला जी ने एक स्वर में कहा कि अरे नहीं नहीं बेटा, हम कुछ नहीं खाएंगे। जबकि दोनों को भूख लग रही थी, क्योंकि दोनों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों सुबह जब गांव से चले थे तो कुछ खाकर नहीं चले थे, यह सोचकर कि बेटे के यहाँ पहुंचकर बेटे बहू के साथ ही खाएंगे। मगर बेटे ने तो ऐसा छकाया कि जिंदगी भर के लिए पेट भर दिया। केशव उनके पास खड़ा हुआ उन दोनों के चेहरों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था और वह समझ चुका था कि दोनों को भूख तो लगी है, परंतु संकोचवश ना कर रहे हैं। केशव ने मालती से फिर से कहा कि जाओ मालती, हल्का फुल्का सा कुछ बना कर लाओ। और हाँ, नौकरानी को अब मत जगाना, तुम ही कुछ बना देना। जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ फटाफट बना कर लाती हूँ। यह बोलकर मालती किचन की ओर चली जाती है। इधर केशव वॉश बेसिन पर उन दोनों के हाथ धुलवाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। कुछ ही देर में मालती गर्मा गर्म चपाती और थोड़ी दाल रखी हुई उसमें अच्छे से देसी घी का तड़का लगाकर साथ ही हरे धनिया और पुदीने की चटनी 2 थाली में सजाकर ले आई। केशव ने बड़े प्यार से दोनों से खाना खाने का आग्रह किया और केशव के इतने प्यार भरे आग्रह पर दोनों की आंखें छलछला आई और वह दोनों मन ही मन केशव और मालती को ढेरों आशीर्वाद देते हुए खाना खाने लगे। जब दोनों ने अच्छे से भोजन कर लिए तो केशव उन दोनों को एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरे में ले गया। कमरा साफ सुथरा और बहुत ही सलीके से सजा हुआ था। ऐसा कमरा तो मास्टर जी और उर्मिला जी के सपनों में भी कभी न आया होगा। उन दोनों को आराम से बिस्तर पर सुलाकर केशव अपने कमरे में गया तो मालती ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तब केशव ने पूरा किस्सा बताया। मालती को केशव की पूरी बात सुनकर मास्टर जी और उनकी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगा और यही सुनकर कि उसके पति केशव आज जिस ओहदे पर है, वह केवल मास्टर जी के अथक प्रयास और उनकी सहायता के कारण है, तो उसके मन में उन दोनों बुजुर्गों के प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया। उधर सूरज के घर पर अगली सुबह जब सूरज सोकर उठा और उसने गेस्ट रूम का दरवाजा खोला तो गेस्ट रूम खाली था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए उस उपहार के बॉक्स पर गए तथा साथ ही रखे हुए लिफाफे को देखकर उसने फुर्ती से वह लिफाफा उठाया जिसमें उसके पिता मास्टर ब्रह्म सिंह जी ने कांपते हाथों से लिखकर एक पत्र रखा हुआ था। सूरज ने वह पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, सूरज बेटा, हमें माफ करना कि हमारे पुराने कपड़ों ने तुम्हारी नई इज्जत पर दाग लगा दिया। तुमने सच कहा, हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। ये चांदी की धातु से बना शिव परिवार का विग्रह यह सोचकर लाया था कि मेरा परिवार भी बिल्कुल शिव परिवार की भांति है, पर कोई बात नहीं। और कुछ पैसे उस दूर के रिश्तेदार की ओर से तुम्हारे नए घर का शगुन है। खुश रहना। अब ये गरीब और गंवार माता पिता तेरी इज्जत घटाने को तेरे महल में कभी कदम नहीं रखेंगे। पिता का लिखा पत्र पढ़कर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
मैं उस पत्र को सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और उसने पूछा, क्या हुआ और माँ और बाबूजी कहाँ हैं? सूरज ने पिता का लिखा पत्र अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया तो पत्र पढ़कर वह बोली, अरे कुछ नहीं, ये सब नाटक है उनके। तुम्हें छोड़कर तुमसे रूठकर आखिर कहाँ जाएंगे? कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा और देख लेना तुम, फिर यहीं आएंगे वो दोनों पांव घसीटते हुए। पत्नी बीना की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया और वह उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, चुप करो तुम। तुम्हारे कारण ही आज मेरे माता पिता मुझसे रूठ कर चले गए हैं। ना तुम मेरे माता पिता से इतना बैर रखती और ना मेरा व्यवहार ऐसा होता। अरे कल को तुम्हारे माता पिता यहाँ आने लगे तो भी तुम क्या ऐसा ही सोचोगे? पति की बात सुनकर बीना वहां से फुनफुनाते हुए चली गई। सूरज वहां से उठा और नीचे गया। उसे अब अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था जिसकी शायद अब कोई माफी नहीं थी। उसने बाहर भागकर लिफ्ट की ओर देखा, सड़क पर देखा, लेकिन उसके माता पिता उसकी दिखावे की चकाचौंध भरी दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे। पश्चाताप के कारण सूरज की आंखें बरस रही थी, पर अब पछताने से होना भी क्या था। सूरज फटाफट घर के अंदर गया, अपने कमरे में जाकर बाहर जाने वाले कपड़े पहने और नीचे पार्किंग एरिया से अपनी कार उठाई और गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचा तो वहां पर भी घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माता पिता के विषय में किसी और से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उधर केशव के घर पर मास्टर जी और उर्मिला जी जहां अपने बेटे के व्यवहार के कारण दुखी थे, तो वहीं केशव के द्वारा मिले प्यार और सम्मान के कारण वो रात में सुकून से सो जरूर गए थे। सुबह 7 बजे उनकी आंख तब खुली जब उन्हें अपने कानों में पूजा की घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों जग कर बिस्तर पर बैठे हुए भी कुछ सोच ही रहे थे कि अब क्या करें कि तभी केशव ने कमरे में प्रवेश किया। उसने दोनों को प्रणाम करते हुए उनके चरण स्पर्श किए और फिर दोनों को बाथरूम दिखाते हुए बोला कि मास्टर जी और माता जी, आप दोनों नहा धोकर बाहर आ जाइएगा, नाश्ता तैयार है। केशव के बोलने पर दोनों एक एक करके फ्रेश होने और नहाने के लिए चले गए। 8 बजे के लगभग नहा धोकर मास्टर जी और उर्मिला जी डाइनिंग हॉल में पहुंच गए, जहां केशव और उसकी पत्नी मालती उन दोनों की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मालती ने दोनों के पैर छुए और उन्हें नाश्ता करने के लिए चेयर पर बैठने को कहा। नाश्ता कर लेने के बाद मास्टर जी केशव से बोली कि केशव बेटा, अब हमें गांव के लिए निकलना चाहिए। केशव ने कहा, वो तो ठीक है मास्टर जी कि आपको गांव जाना है, परंतु मैं और मालती कुछ और ही सोच रहे हैं। वो क्या बेटा? मास्टर जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से केशव की ओर देखकर पूछा। वो मास्टर जी, मैं और मालती सोच रहे थे कि आप दोनों कुछ दिन हमारे साथ रहो। हम दोनों भी माता पिता के प्यार को तरसते हैं। आप दोनों यहाँ रहेंगे तो हमारे जीवन से कुछ समय के लिए ही सही यह कमी तो दूर हो जाएगी। मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं मास्टर जी, आप दोनों को अब हमारे साथ रहना ही होगा। हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मास्टर जी ने उर्मिला जी की ओर देखा। उर्मिला जी ने आंखों ही आंखों में हाँ का संकेत दे दिया तो मास्टर जी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम दोनों बच्चों को हम दोनों बूढ़े बुढ़िया के यहाँ रहना अच्छा लग रहा है तो हमें यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मास्टर जी की हाँ सुनकर मालती और केशव के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। तभी केशव ने कहा, मालती चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चारों बाजार चलते हैं। मास्टर जी और माता जी के लिए कुछ खरीदारी करके लाते। अरे बेटा, हमारे लिए खरीदारी क्यों? मास्टर जी ने असमंजस की स्थिति में केशव से पूछा। केशव ने कहा, मास्टर जी, आपका ये बेटा अब इस लायक है कि अपने पिता समान गुरु के लिए गुरु दक्षिणा में कुछ दिलवा सके, और सबसे अहम बात कि आपके लिए कुछ करके हम दोनों पति पत्नी को खुशी मिलेगी और आप हमसे हमारी ये खुशी तो नहीं छीनेंगे। मास्टर जी ने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरी भी एक बात सुन लो केशव बेटा। जी मास्टर जी।
बेटा, अब तो मुझे मास्टर जी बोलना बंद कर और बाबूजी बोल बेटा। जैसे इन्हें माता जी बोलता है वैसे ही मुझे बाबूजी बोल। ठीक है बाबूजी। केशव के मुख से अपने लिए बाबूजी सुनकर मास्टर जी की आंखें भर आई और उन्होंने आगे बढ़कर केशव को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी से सीख। दोस्तों, हमें आज की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आप जब निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं तो भगवान के द्वारा किसी न किसी रूप में आपके उस उपकार का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।